सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे फिज़िकल ज्योग्राफी में, तो शुरू करते हैं आज उसका चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हमें देखना है कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उससे क्या होता है वियरिंग डाउन, यानी जो रिलीफ एलिवेशंस हैं उनका क्या होता है वियरिंग डाउन, यानी अर्थ के जो भी रिलीफ फीचर्स हैं जैसे कि आपके माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, और भी तरीके के रिलीफ फीचर्स हैं, कोस्टल एरियाज वगैरह वगैरह। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या कर रही हैं, उनका वियरिंग डाउन कर रही हैं। जैसे माउंटेन्स अगर मान लीजिए ऐसी हाइट पे हैं तो ये विंड जाती है, विंड इज़ एन एक्सोजेनिक फैक्टर या एक्सोजेनिक एजेंट भी कह सकते हैं। तो ये क्या करती है, हर बार थोड़ा थोड़ा इसका पोर्शन अपने साथ इरोड करती हुई जाती है, जिससे क्या है ये माउंटेन की हाइट कम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अरावली बहुत पहले बने थे जिसकी वजह से आज वो बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं, बट पहले एक वक्त में वो बहुत ऊंचे माउंटेन हुआ करते थे। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जैसे कि आपका विंड हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे हैं ताकि आपके जो रिलीफ फीचर्स हैं उनमें कुछ वियरिंग डाउन करें, उनमें कुछ चेंजेस करें, उनमें कुछ तोड़फोड़ करें। ठीक है, तो इस फेनोमेना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशंस इज नॉन एज ग्रेडेशन। इसको क्या कहते हैं, ग्रेडेशन। अब हमने दो फोर्सेस की बात करी है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। जो एंडोजेनिक फोर्सेस है वो आपकी अंडर द अर्थ काम करती हैं, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक्स वगैरह में हमने जो देखा था वो थी आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस। यानी अभी तक हम जो फोर्सेस देखते आए थे मैग्मा वगैरह के अंदर जो लग रही थी वो सब थी एंडोजेनिक फोर्सेस। अब हम जो बात करेंगे वो होगी एक्सोजेनिक फोर्सेस की। एक्सोजेनिक फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्या हैं, जब आने वाले चैप्टर्स हम आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 वो पूरा लैंडफॉर्म्स के बारे में ही उसमें डिस्कस करा गया। तो अभी तो आप इतना समझना है आपको कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो आपके लैंडफॉर्म्स में वेरिएशन कर रहे हैं। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस कौन सी होती है, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फिक मतलब फॉर्म चेंज करना, यानी अर्थ की फॉर्म चेंज करने वाली प्रोसेसेस। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों ही इस काम में मदद कर रही हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस कैसे कर रही हैं, जैसे कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से आपका वोल्केनो इरप्ट होता है, लावा बनता है, और उसके लावा जब आपका सॉलिडिफाई होता है तो सॉलिडिफाई होने के बाद रॉक्स बनाता है, अलग अलग और फीचर्स बनते हैं। ठीक है, तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करती हैं, वो फिजिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं, केमिकल एक्शंस करती हैं अर्थ के मटेरियल्स पे। किस तरह से करती हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कन्फिग्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ के चीज़ों पे केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, और उससे जो रिलीफ फीचर्स है उनमें फ़र्क आ रहा है। तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम कहेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब इस चैप्टर में स्पेसिफिकली जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। एक्सोजेनिक एलिमेंट हमारे लिए क्या क्या हो जाएंगे, वाटर हुआ, आइस हुआ, विंड हुआ, सनलाइट हुआ, ये सब हो जाएंगे। ये सब कैपेबल हैं ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल एंड कैन बी कॉल्ड ए जियोमॉर्फिक एजेंट। इनको जियोमॉर्फिक एजेंट भी कहा जा सकता है। ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस आर एज इम्पॉर्टेंट एज अदर जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी इन सब में ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, ग्रेविटेशन का अपना एक अलग ही रोल है। यानी मान लीजिए जब एक रॉक यहाँ से स्लाइड होती है तो इसे स्लाइड कराने में एक बहुत बड़ा रोल आपका कौन प्ले कर रहा है, ग्रेविटेशन प्ले कर रहा है। ठीक है, ये जी इसमें नीचे लग रहा है जिसकी वजह से ये आगे रोल डाउन होगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल स्ट्रेस जो है वन ऑफ द फैक्टर्स है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से रॉक्स आ रही थी तो ये यहाँ से मतलब ये टुकड़े गिरते गए तो जो ऊपर आएंगे वो तो निकल जाएंगे, बट यहाँ पर जो पार्ट था ये यहाँ तो फंस जाएगा ना। अब ये यहाँ पर जो पोर्शन होगा इस पर ऊपर वाली रॉक प्रेशर मार लगाएंगी और वो स्ट्रेस किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से, जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। तो बहुत सारे फीचर्स में आप देखेंगे ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अपना एक बड़ा रोल प्ले करता है।
एंडोजेनिक प्रोसेसेस कौन सी होती हैं? द एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेसेस बीनीथ द अर्थ हैं। दिस एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो, यानी हमने देखा था अंदर थर्मल डिफरेंसेस की वजह से आपके कन्वेक्शनल करंट प्रोड्यूस हो रहे थे कुछ इस तरह से। ये आपका कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पर, तो अलग अलग थर्मल स्ट्रेस के ग्रेडियंट्स प्रोड्यूस होने से अलग अलग करंट्स प्रोड्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से आपको डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म देखने को मिल रहा था। वोल्केनिज्म तो हमने समझ लिया था, डायस्ट्रोफिज्म क्या है? डायस्ट्रोफिज्म है आपका, चलिए आगे उसके बारे में ही है बात करते हैं। डायस्ट्रोफिज्म है ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कहीं भी क्रस्ट का नया फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह की जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सब किस में काउंट होंगी? डायस्ट्रोफिज्म में। जैसे मान लीजिए जब हमने कहा था कि ओशनिक कन्वर्जेंस होता है तो आपके वॉल्केनिक आइलैंड बनते हैं, ठीक है। ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होता है तो माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। इसी तरह से जब कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होता है तो भी माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। ओशनिक कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से बिग डिफरेंस ये होता है, ओशनिक कन्वर्जेंस में आपको वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिल सकता है, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। ओशन कॉन्टिनेंट हो या कॉन्टिनेंट हो, इनके कन्वर्जेंस से माउंटेन देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी कि मान लीजिए ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, ठीक है। अब ये इसके इधर कुछ सेडिमेंट तो सबमिट हो गई, जैसे हमने ओशनिक रिलीफ में पढ़ा था, यहाँ पर यहाँ साइड में कुछ सेडिमेंट पड़ा होता है। जब भी प्लेट सबडक्ट होगी, पहले तो आप ये समझिए कि इधर साइड में जहाँ पर कॉन्टिनेंट और ओशन का मिलन होगा वहाँ पर आपको ये सेडिमेंट मिलेगा। तो जब ये ओशनिक प्लेट सबडक्ट होती है, जब ये ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगी तो इसका जो यहाँ पर सेडिमेंट पड़ा था ये बाहर ऊपर पाइलअप होता रहता है, ठीक है। ये कंप्रेशन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये पाइलअप होता रहता है, और पाइलअप होते होते ये आपका माउंटेन बन जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर आपका कोई पेपर है, आप एक फोर्स इस पे इधर लगाएं, कन्वर्जेंस है ना, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, तो कन्वर्जेंस की वजह से क्या है, इस तरह की कंडीशन है ना, मान लीजिए एक पेपर है, आप इधर से फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो आप पाएंगे पेपर कुछ ऐसा हो जाता है, आपका हो जाता है ना, पेपर जो है आपका कुछ ऐसा फोल्ड हो जाएगा, और ऐसी फोल्डेड चीज को हम क्या कहेंगे? माउंटेन्स। तो ये कुछ एक प्रोसेस रहती है माउंटेन्स की, आप यूट्यूब पे देखिएगा, इसको और क्लियर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये माउंटेन्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है। तो वही कह रहे हैं कि जो ऑरिजिनिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग वगैरह की जो प्रोसेसेस होती हैं, जो हमने देखा ओशनिक कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलेगा। ये हो गई ऑरोजेनिक। एपिरोजेनिक जहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन हो, जैसे आपका लावा निकला वॉल्केनो से, सॉलिडिफाई हो गया, एक नई क्रस्ट बना ली, तो इस तरह की प्रोसेस हुई। या फिर कोई रॉक थी, या मान लीजिए कोई ये यहाँ पर आपका डाइवर्जेंस हो गया, तो ये इधर ये बीच में एक लावा इरप्ट हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, लावा इरप्ट हुआ, और यहाँ पर आपका एक नई क्रस्ट बन गई, ठीक है। इस तरह से जैसे आपकी मिड ओशनिक रिजेस वगैरह बनती हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपकी काउंट हो जाएंगी एपिरोजेनिक में। वॉल्केनिज्म हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट इज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर ए जनरल टर्म डेन्यूडेशन। यानी डेन्यूडेशन जो हम लोगों ने 5th चैप्टर में बात करी थी कि मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, ये रॉक है, मान लीजिए इसमें कुछ क्रैक्स हो जाते हैं, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। इसके बाद ये पार्टिकल्स आपका बाहर जाके उड़ के जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इरोजन हो रहा है इनका, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और एक जगह पर डिपॉजिट हो रहे हैं, इसको डिपॉजिशन कह रहे हैं। वेदरिंग और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये सारी प्रोसेस मिलके आपकी कहलाती हैं डेन्यूडेशन, ठीक है।
वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डेनुडेशन। ठीक है, अब डेनुडेशन प्रोसेसेस क्या होती है? वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन। वेदरिंग किस किस की होती है? वेदरिंग के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? या तो किसी तरह का ग्रेविटेशनल या मॉलिक्यूलर स्ट्रेस होगा या फिर केमिकल एक्शंस होगा। वेदरिंग के बारे में 3 प्रोसेसेस होती हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, आगे देखेंगे। मास मूवमेंट में आपका कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मैंने कहा ना, एक मान लीजिए ये आपका स्लोप था यहाँ पर, और ये रॉक रॉक जो थी आपकी इससे अलग हो गई, तो ये रॉक आपकी कुछ फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये रॉक जो आपकी यहाँ से अलग हुई है ये यहाँ कहीं आ जाएगी मूव करके। तो ये किसकी वजह से मूव कर रही है? इसका रीज़न क्या है? वेदरिंग इज द रीज़न। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में काउंट हो जाएंगी। तो आगे देखते हैं। Density, type and distribution of vegetation, which largely depend upon precipitation and temperature, also exert influence indirectly on exogenic geomorphic processes। ठीक है, अब जो आपका वेजिटेशन कर रहे हो उसकी डेंसिटी क्या है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रॉपिकल है, डेसिडियस है, उसका प्रेसिपिटेशन क्या है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ठीक है, ज़्यादा घना होगा तो आपको इरोजन होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, कितनी उसे सनलाइट मिल रही है, कितना उसे मॉइस्चर आपको एब्जॉर्ब कर पा रही है वहाँ की रॉक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं ये सब एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में एजेंट्स की तरह काम करते हैं। ये सब फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो डिफरेंसेस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ related to the crustal evolution continue to exist। यानी अब वर्ल्ड में अगर हम देखें, अलग अलग क्रस्ट के अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस को जन्म देती हैं। यानी एक प्रोसेस जो आपकी इंडिया में हो रही होगी ज़रूरी नहीं वो आपकी यूएसए में भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो कहने का ये मतलब था। तो आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले वेदरिंग की। वेदरिंग 3 होती हैं, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जैसे मान लीजिए कोई ट्री रूट या लीचिंग्स इस पे अटैक करें, उसकी वजह से ये टूटने लगे। केमिकल जैसे कि मतलब किसी तरह से वाटर इसमें घुस जाए या फिर किसी तरह के एसिड या गैसेस के साथ इसका केमिकल रिएक्शन हो जाए और ये रॉक्स टूटने लगें, तो ये वेदरिंग कहलाएगा। फिजिकल वेदरिंग मतलब या तो विंड, रेन या फिर किसी तरह का थर्मल एक्सपेंशन और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़े, उससे क्रैक्स डेवलप होने लगें, या फिर हो सकता है फ्रीजिंग होने लगे, उससे क्रैक्स पड़ने लगें। तो इस तरह से अगर ये रॉक टूटेंगी तो फिजिकल वेदरिंग होगी, और यही रॉक आगे टूट के आगे चल के सॉइल फॉर्मेशन करेंगी। तो वेदरिंग में पहला है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जैसे आपकी केमिकल प्रोसेसेस होती है ना, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन। ठीक है, ये सारी प्रोसेस क्या करती हैं, रॉक्स को कमज़ोर करती हैं, उन्हें तोड़ती हैं। जैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये रस्ट लग गई है रॉक में, ये रॉक में रस्ट लग जाएगी, आयरन के साथ रिएक्ट कर गई, आयरन, ऑक्सीजन, ये सब क्योंकि इसमें आयरन होगा और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसमें रस्ट लग गई, तो ये भी कमज़ोर होकर खुद धीरे धीरे टूटने लगेगी। कार्बोनेशन में भी यही होता है, रॉक के अंदर जो लाइम होता है वो बाहर रिएक्ट करके कुछ बाइकार्बोनेट बना लेता है जो कि आगे चल के टूटने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस से अलग अलग रॉक्स मिलती हैं। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस या फिर मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस, यानी इसमें जो वेदरिंग होती है, जो रॉक्स टूट रही हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स अलग अलग टूट रहे हैं, इसका रीज़न है कि इसमें कुछ मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, लाइक ग्रेविटी वगैरह लग रहा है, या फिर जैसे हमने कहा था ना, एक मान लीजिए इस तरह का स्लोप है, यहाँ पे कुछ रॉक्स पड़ी हुई हैं, मान लीजिए यहाँ कोई रॉक पड़ी है और ये यहाँ पे फंस गई, बाकी जो रॉक आएंगी इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगी और ग्रेविटेशनल स्ट्रेस की वजह से ये कुछ टूटने लगेगी। ठीक है, जैसे ओवरबर्डन प्रेशर, लोड, शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस होता है कि मान लीजिए ये कोई ब्लॉक रखा है, अलोंग द फेस ऐसे कोई फोर्स लगेगा तो ये हो जाएगा शेयरिंग फोर्स, अगर इसके एक्सिस पे ऐसे लगेगा तो ये हो जाएगा एक्सियल। ठीक है, और अलोंग द सरफेस कुछ इस तरह से लगेगा या कुछ इस तरह से लगेगा तो ये कहलाएगा शेयरिंग फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये रॉक है, इसमें पहले पानी कलेक्ट होता रहा, फिर पानी क्या है
फ्रीज हो गया, और फ्रीज होने के बाद पानी एक्सपैंड करता है तो यहाँ क्रैक्स डेवलप करेंगे, क्रैक्स डेवलप हुए तो ये देंगे रॉक के इसने टुकड़े कर दिए। इसी तरह से और आगे फर्दर स्प्लिट कर सकता है ये। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या है कि मान लीजिए रॉक रखी थी, अब नेचर है, नेचर में रूट्स आपकी अगर ग्रो हो रही हैं तो मान लीजिए उसने जो रूट्स हैं धीरे धीरे रॉक्स में क्रैक डेवलप करते करते ये आगे बढ़ती गई, ठीक है, क्रैक डेवलप करते करते और एक प्लांट ग्रो कर गया यहाँ पे। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, यानी यहाँ पर बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जो यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग का काम करते हैं। प्रोसेस क्या होती है, कैसे करना है, वो हमें इसमें ज़्यादा नहीं जाना है। नेक्स्ट इज स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग से होता क्या है, वेदरिंग से होता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन कोई प्रोसेस नहीं है, वेदरिंग का एक रिजल्ट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रॉक्स रखी हैं और यहाँ की रॉक्स और यहाँ की रॉक्स में कुछ डिफरेंस है, ये कम डेप्थ पे है, ऐसा लग रहा है कि ये हिस्सा कुछ यहाँ से कोई गायब कर ले गया है, तो ये हिस्सा गायब क्या कर ली गया, इससे इतने हिस्से का वेदरिंग हो गई है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सफोलिएट हो गई है ये सरफेस, तो ये हो गया आपका एक्सफोलिएशन। नेक्स्ट इज मास मूवमेंट। मास मूवमेंट होता है जब कोई एक बड़ा सा हिस्सा, अभी वेदरिंग में क्या था, छोटे छोटे डिपॉजिट्स आपके निकल रहे थे। मास मूवमेंट में क्या होता है, एक बड़ा सा हिस्सा, मान लीजिए आपका स्लोप है, यहाँ से एक बड़ा सा हिस्सा इतना अगर ये अलग हो जाए इसका, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में एक बात करी जाए तो लैंडस्लाइड है, ठीक है। लैंडस्लाइड हमने देखा, भूस्खलन। अब भूस्खलन कई तरह के होते हैं, लैंडस्लाइड्स अलग अलग तरह की हैं, बट जो मेजर आपके एनसीईआरटी में अलग अलग जो क्या कहेंगे उनको टाइप ऑफ मूवमेंट दिए गए हैं मटेरियल्स की, उसके बेस पे कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया गया, वो देख लेते हैं। जैसे एक है स्लम्प। स्लम्प में क्या है, ये मान लीजिए ये हिस्सा इसी स्लोप का था, अब लेकिन क्या हुआ है, ये हिस्सा यहाँ था, ये पहले पूरा ऐसा हिस्सा था, ठीक है, अब ये अलग होके नीचे गिर गया है। अब आप देख सकते हैं कि कोई हिस्सा ये आपका अलग होके नीचे गिर रहा है, बट इसकी एक रोटेशनल टेंडेंसी है ना बैकवर्ड की, बैकवर्ड रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू द स्लोप। अगर ये स्लोप है तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ बैकवर्ड रोटेट करने की इसकी टेंडेंसी है। ये मान लीजिए, एक मिनट बस, हाँ, ये मान लीजिए ये आपका स्लोप है और ये रॉक इसका अलग हुआ है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसका ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड मूव करने की टेंडेंसी है। इसी को हम कहेंगे स्लम्प, जहाँ पर एक रॉक डेब्रिस गिरता है, डेब्रिस मतलब टुकड़ा, विद अ बैकवर्ड रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड द स्लम्प। नेक्स्ट इज डेब्रिस स्लाइड। डेब्रिस स्लाइड में क्या होता है, रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ द अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन। यानी पहले क्या हो रहा था, कुछ ऐसे स्लिप हो रहा था, बट अब क्या है, अब ये ऐसे ऐसे ही स्लिप हो रहा है, ठीक है, कोई बैकवर्ड रोटेशन नहीं दिखा रहा है। जैसे ये है, ये अपना ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करते जा रहे हैं, ये कहलाएगा डेब्रिस स्लाइड। अगला है रॉक फॉल या फिर कह लीजिए रॉक स्लाइड। ये, हाँ, ये रॉक स्लाइड के पिक्चर है, जब इंडिविजुअल रॉक मासेस, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे, यानी एक पूरा हिस्सा नहीं टूट के आ रहा है, इंडिविजुअल रॉक मासेस, अलग अलग छोटे छोटे रॉक्स आपके टूट के आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो स्लाइडिंग होती है वो होती है रॉक स्लाइड। अब एक होता है रॉक फॉल। रॉक फॉल और रॉक स्लाइड में क्या डिफरेंस है, ये देखिए, ये आपका रॉक फॉल है, ये रॉक स्लाइड है। रॉक स्लाइड में क्या है, अलोंग द स्लोप आपके जो रॉक स्लाइड्स है, वो मतलब जो रॉक जो डेब्रिस है वो आपका अलोंग द स्लोप है, और यहाँ पर जो ये मूव कर रहा है ये अलोंग द स्लोप नहीं है, क्योंकि अगर ये रॉक अलोंग द स्लोप जाएगा तो ये कुछ ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये जाएगा कैसे, ये जाएगा ऐसे, ठीक है। ये स्लोप से हट के जब जो डेब्रिस गिरेगा तो वो रॉक फॉल में आएगा, डायरेक्ट फॉल हो गया, स्लाइड ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप अगर यहाँ से कूदेंगे तो यहाँ से स्लाइड तो नहीं कहलाएंगे ना, अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ आप स्लाइड करते हुए जाएंगे, और यहाँ से अगर आपने कूदने का मन बनाया है तो आपको ये तो कोई कहेगा नहीं कि आपने ये चट्टान से स्लाइड करी है, यही तो कहेंगे चट्टान से छलांग लगाई है, यू हैव फॉलन फ्रॉम द स्लाइड। तो आप अपने कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए रॉक फॉल और रॉक स्लाइड,
यानी अगर स्लोप के सहारे अगर आप चलते हैं तो डेब्रिस आपका, तो रॉक स्लाइड, और स्लोप के अगेंस्ट चलते हैं तो रॉक फॉल। ठीक है, अब इसके बाद आती है इरोजन एंड डिपोजिशन। ये तो हो गया जो हमने बात करी थी ना, ये टूटने के तरीके, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब इसके बाद टूटने के बाद जब ये यहाँ से उड़ के जाएंगे, इरोड होंगे और कहीं जाके डिपॉजिट होंगे। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस when massive rocks break into smaller fragments through weathering and any other process. In erosional geomorphic agents like running water, groundwater, glaciers, wind and waves remove and transport it to other places depending upon the dynamics of each of these agents. यानी geomorphic agent जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, ये इनको एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह पे ले जाएंगे, तो यहाँ से तो इरोड हुए और यहाँ डिपॉजिट हो गए। ये कहना चाह रहे हैं ये पूरा पैरा। इसके बाद डिपोजिशन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, यानी इरोजन होगा तभी तो वो कहीं डिपोजिट करेगा जाके। इरोजनल एजेंट जो हैं वो अपनी वेलोसिटी लूज कर देते हैं और कहीं जाकर जेंटलर स्लोप्स पे, और जो मटेरियल्स जो वो ले जाते हैं उनको कहीं सेटल कर देते हैं। पहले कोर्सर मटेरियल डिपॉजिट होंगे, फिर फाइनर वंस डिपॉजिट होंगे। बाय डिपोजिशन डिप्रेशंस गेट फिल्ड अप। मान लीजिए कहीं आपसे रोड होके कोई चीज़ आ रही है और यहाँ कभी गड्ढा हुआ करता था, तो ये यहाँ डिपॉजिट हो गया, तो ये गड्ढा एक दिन फिलअप भी कर सकती है, डिप्रेशन को फिल भी कर सकती है। और जब डिपॉजिट होंगे तो पहले यहाँ पर बड़े बड़े कोर्सर पार्टिकल्स यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स आएंगे, फिर फाइन पार्टिकल्स आएंगे इसके ऊपर। इसके बाद है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कुछ नहीं है, जो आपके डिपॉजिट हो जाते हैं मटेरियल, मतलब जो रॉक डेब्रिस है वही आपके कंबाइन होते होते धीरे धीरे सॉइल बना लेते हैं। जो वेदर्ड मटेरियल या ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स हैं उनमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, बैक्टीरिया उनके साथ रहने लगते हैं। और भी छोटे छोटे प्लांट बॉडी जैसे कि मॉसेस एंड लीचेस, ये आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगे इनके बारे में। और भी कई माइनर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेंटल, मतलब डेप्थ में, जो रॉक आपकी डेब्रिस लाके इकट्ठा हो गई, इसकी डेप्थ में उन्होंने क्या करा, अपने शेल्टर बना लिए, यहाँ रहने लगे, उस वहाँ डिपॉजिट कर लिया अपना। कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डेड रिमेन्स होते हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, वो एक ह्यूमस बना लेंगे। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद है सॉइल को फॉर्म करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। पेरेंट मटेरियल, या तो पेरेंट मटेरियल कह लीजिए या फिर कह लीजिए पेरेंट रॉक, यानी किस रॉक से वो सॉइल बनी है वो कहलाती है आपके पेरेंट मटेरियल। जैसे दक्कन में आप जाएंगे तो ब्लैक सॉइल है, वो बनी है बेसाल्टिक लावा से। ठीक है, बेसाल्टिक लावा यानी एक तरीके की बेसाल्ट एक तरीके की इग्नियस रॉक है, उससे जो रॉक बनेगी वो कहलाएगी ब्लैक सॉइल। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके की सॉइल्स हैं, उनकी फॉर्मेशन अलग अलग रॉक से हुई है। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रॉक द सॉइल्स आर क्लासिफाइड, फॉर एग्जांपल एलुवियल, लेटराइट, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ये सब। ठीक है, अब पेरेंट मटेरियल जो होता है वो इन सितु भी हो सकता है या फिर ऑन साइट वेदर रॉक डेब्रिस भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि उसी जगह पर वो पाई जाने वाली रॉक हो, या हो सकता है रॉक कहीं और पाई जाती हो, वो उस जगह में आके डिपॉजिट हो गई हो। दोनों पॉसिबिलिटी है। एक होता है टोपोग्राफी, यानी उस जगह की लोकेशन कैसी है, कि वो जगह जेंटल स्लोप वाली है या फिर फ्लैट है। अब जो जेंटल स्लोप वाली एरिया होगी उसका जो इरोजन है वो कैसा होगा, कम की ज़्यादा। सॉइल जो होगी विल बी थिन, थिन का मतलब होता है कम। ठीक है, यानी जो आपकी जेंटल स्लोप वाली जो सॉइल होगी, यहाँ पर आपके क्या कहते हैं इरोजन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर सॉइल थिन होगी, ज़्यादा सॉइल नहीं पाई जाएगी। और जो आपकी फ्लैट सरफेस होगी वहाँ इरोजन कम होगा, जिसके वजह से सॉइल थिक होगी। और दूसरा आपका वेजिटेशन, अगर यहाँ पे प्लांट्स ट्रीज ज़्यादा होंगे तो ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ज़्यादा घना वेजिटेशन मतलब ज़्यादा ट्रीज होंगे तो वो सॉइल को इरोड होने से बचाएंगे। और
आपका मॉइस्चर कितना सॉइल में, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा वो उतना सॉइल को पकड़ के रखेगा, ठीक है ना। तो ये सब टोपोग्राफी पे मैटर करता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। जो टोपोग्राफी में हमने बात करी थी मॉइस्चर की, टेम्परेचर की, उससे ही लिंक करेंगे कि आपका जो क्लाइमेट है तो उसके हिसाब से मॉइस्चर कितना है आपके पास, ठीक है, इवेपोरेशन है कि ह्यूमिडिटी है। अब मान लीजिए ये रेनी सीजन होगा, यहाँ पे बारिश अगर ज़्यादा होगी तो आपके क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़्यादा होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो ये आपका जो वाटर है रॉक से टकराएगा, ठीक है, तो इससे अलग तरीके की सॉइल बनाएगा। और एक एरिया है जहाँ पर आपका इवेपोरेशन हो जाता है, तो इवेपोरेशन होने की मतलब वाटर स्कैरसिटी है, बारिश ज़्यादा होती नहीं है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो आपका क्या कहते हैं नीचे का ग्राउंड वाटर है वो भी इवेपोरेट होने लगेगा, तो कैपिलरी एक्शन से वो ग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आने के बाद उसका इवेपोरेशन हो जाएगा, वो एक तरीके का सॉल्ट बना लेगा, तो वो एक अलग ही तरीके की सॉइल बनाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर अलग अलग सॉइल्स बनेगी। टेम्परेचर पे भी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि आपका जहाँ पे क्या कहते हैं वाटर स्कैरसिटी हो और आपका क्या कहते हैं इवेपोरेशन ज़्यादा हो तो वहाँ पर अलग सॉइल बनेगी। तो टेम्परेचर मॉइस्चर भी अलग रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में जो भी आपके बैक्टीरियाज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, बैक्टीरियल ग्रोथ कैसी है वहाँ पर, ठीक है। अगर आपका ट्रॉपिकल रीजन है तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है अच्छी होती है, तो वहाँ पे सॉइल भी आपको खूब मिलेगी अच्छी। और जो आपके पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। ये सब इसमें कहा गया है। इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी शोज अप डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट्स। अलग अलग क्लाइमेट्स में अलग अलग बैक्टीरियल एक्टिविटीज मिलेंगी। सो लास्ट वन इज टाइम। अब टाइम का तो आपको भी पता है, ये तो सब एग्री करेंगे कि टाइम आपका जैसे जैसे वेरी करेगा सॉइल का फॉर्मेशन भी वेरी करेगा। हो सकता है कोई सॉइल आपका या वैसे तो ये जितनी भी हमने ज्योग्राफी में प्रोसेसेस पढ़ी हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती हैं, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है। तो जो लेंथ ऑफ द टाइम है उस पर भी बहुत कुछ मैटर करता है। द लेंथ ऑफ द टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस ऑपरेट डिटरमाइंस मैच्योरेशन ऑफ सॉइल एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये पूरा आपका चैप्टर 6 खत्म हो गया है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।